ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग आखिरी पड़ाव पर हैं इस चैप्टर के, और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड्स बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सेपरेटिंग फनल का प्रयोग पिछली क्लास में कर चुके थे। आज हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे और ये समझेंगे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहली बात में लिखा हुआ दोज लिक्विड्स विच मिक्स टुगेदर इन ऑल प्रोपोर्शन एंड फॉर्म अ सिंगल लेयर ओके व्हेन पुट इन ए कंटेनर आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड्स। तो यानी डेफिनेशन इतना घुमा के दिया हुआ है, आप सिंपल भाषा में ये देखिए, टू लिक्विड्स इफ मिक्स टुगेदर completely they are called miscible, and if they do not mix completely they form a separate layer, they called immiscible liquids. Okay, the alcohol and water are miscible liquids because they mix together in all proportion and form a single layer. ठीक है, the mixture of तो उसी तरह water and acetone are also miscible liquids. Okay, the mixture of miscible liquids is separated by the process of fractional distillation. यानी क्राइटेरिया मिल गया ना कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग किस लिक्विड को कर सकते हैं, जो लिक्विड मिसिबल हो। ओके, अब दूसरा क्राइटेरिया, जो मिसिबल लिक्विड होना चाहिए उनका बॉइलिंग पॉइंट भी डिफर करना चाहिए। ये हुआ दूसरा क्राइटेरिया, ये दोनों फुलफिल होगा तभी आप इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। बात क्लियर हो गया? किसका? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। लिखा है ना लास्ट में, देखिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेपरेशन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स बाय डिस्टिलेशन, the distillate being collected in fractions boiling at their different temperature. Boiling यानी ये कंडीशन हो गया आपका कि जो लिक्विड होना चाहिए वो डिफर करना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट पे, और वो लोग का कलेक्शन फ्रैक्शन होगा कहाँ पे? उनके बॉइलिंग पॉइंट पर। ओके, ये इसका टेक्निक्स है कलेक्ट करने का। ठीक है, ये लास्ट में देखिए लिखा, द सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन डिपेंड अपॉन द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। ये बहुत वही, इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि दो इम्पॉर्टेंट कंडीशन है जो ध्यान में रखिएगा इसे करने के लिए। ठीक है, इन मोस्ट सिंपल टर्म द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कैन बी रिगार्डेड एज एन अरेंजमेंट फॉर प्रोवाइडिंग डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स इनसाइड इट, द हाइएस्ट टेम्परेचर बीइंग एट द बॉटम ऑफ द कॉलम एंड द लोएस्ट टेम्परेचर नियर इट्स टॉप। तो ये जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे ना, तो हॉट वेपर को एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से पास करना होता है। तो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या है उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। ये एक अरेंजमेंट हम लोग बनाते हैं जो क्या प्रोवाइड करता है, डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स प्रोवाइड करता है अपने अंदर। ठीक है, ताकि अलग टेम्परेचर जोन होने से क्या होता है कि हम लिक्विड्स को अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे कलेक्ट करने में हमें क्या होती है, मदद मिलती है। और इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या है कि इसके बॉटम पे हाईएस्ट टेम्परेचर मिलेगा और टॉप जैसे जैसे बढ़ेंगे तो टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग, अ लॉन्ग चिमनी, या फिर हम किसी छोटे से ग्लास में, मतलब ट्यूब में बीड्स डाल के, ग्लास बीड्स डाल के तैयार कर सकते हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है। तो उस कॉलम को ही हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कहेंगे। ओके, तो नॉर्मल भाषा में यही समझ लीजिए, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या होगा, एक ऐसा अरेंजमेंट होगा जिसमें हमारा डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स बनता है उसके अंदर में। ठीक है, वो आगे आप पढ़ लीजिएगा, आगे डायग्राम आएगा तो देख भी लीजिएगा। ठीक है, अभी हम अल्कोहल एंड वाटर को सेपरेट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अल्कोहल का के बारे में सबसे पहली बात देखिए, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस एंड द वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो देख सकते हैं आराम से दोनों में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंसेस है। A mixture of alcohol and water can be separated by fractional distillation. दोनों मिसिबल भी है और दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस भी है, तो इसको हम इस प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। कोई दिक्कत? अब आइए नेक्स्ट पार्ट में। ये रहा आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने का एपरेटस। आप देख सकते हैं यहाँ क्या लगा हुआ है। ठीक है, बर्नर के ऊपर फ्लास्क रखा है, फ्लास्क में अल्कोहल एंड वाटर का मिक्सचर है, इसको हीट किया गया। तो ये जो ऊपर में आप बड़ा सा ट्यूब देख रहे हैं, देखिए इसको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम दिया हुआ है। तो ये कॉलम हम बनाते हैं अरेंजमेंट करके। ठीक है, ये अरेंजमेंट इसलिए किया गया, देखिए अंदर में क्या रखा है, ग्लास बीड्स रखा गया है।
तो ग्लास बीड्स के रखने से क्या होता है कि ये जो ग्रेडियंट्स बना है टेम्परेचर का वो बहुत ही छोटे लेवल में बन जाता है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करते तो हमें बहुत लंबा ट्यूब ऊंचा तक ले जाना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे वेपोराइज करेगा तो ठंडा तो होना ही होना है। तो ये ग्लास बीड्स डालने से क्या होगा कि हमें बहुत लंबा ट्यूब नहीं लेना पड़ा और टेम्परेचर ग्रेडियंट्स जो है इतने छोटे रेंज में ही बन गया। ओके, इसके बनने का मैकेनिज्म क्या होता है कि जैसे ही वेपराइज करेगा तो ग्लास बीड से टकराएगा और वहाँ पे कंडेंस होगा तो हीट को लॉस करेगा। तो सबसे ज़्यादा जो हीट लॉस हो रहा है वो कहाँ होगा, वो तुम्हारा नीचे होगा। धीरे धीरे जो ऊपर जाएगा क्या होगा, आधा एनर्जी तो नीचे ही ले लिया गया, तो ऊपर जो वेपर जाएगा वो लो एनर्जी के साथ जाएगा, इसलिए ऊपर टेम्परेचर का ग्रेडियंस भी क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंसेस बनना शुरू हो जाएगा। ये हुआ इसका मैकेनिज्म। फिर से बोल दे रहे हैं कि जब वेपर उठा तो वो सबसे लोअर वाले लेवल के ग्लास बीड से टकराया, तो जो भी वेपर आ रहा तो मैक्सिमम एनर्जी नीचे वाले लेवल से ही पे ही ट्रांसफ़र करेगा। जो ऊपर वेपर जाएगा वो क्या होगा, विथ लेस एनर्जी जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारा एनर्जी तो नीचे वाले सरफेस में ही ले लिया गया है, जिसकी वजह से क्या होगा कि टेम्परेचर जो ऊपर क्या होगा नीचे की तुलना में क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ये तो मैकेनिज्म है। उसके बाद हम लोग काम कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग बढ़ते हैं। इधर देखिए कंडेंसर लगा है और यहाँ बीकर लगा है। तो when the mixture of alcohol and water is heated in a distillation flask fitted with a fractionating column, when the mixture is heated, both alcohol and water form vapor as their boiling point approach. The alcohol vapor and water vapor rises up in the fractionating column. The upper part of fractionating column is cooler, so that as the hot vapor that rises up in the column they gets cooled, condense and trickle back into the distillation flask. As the experiment goes on, the fractionating column warm up and heat released by the condensed vapors. After some time, a temperature gradient is created in the fractionating column, the temperature at the top of column being much less than its bottom. तो जो हम आपको ऊपर में पहले समझा दी वही बात इंग्लिश में पूरा लिखा हुआ है। जब ये हीट करेंगे तो दोनों का दोनों अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचेगा। 78 डिग्री सेल्सियस आते आते तक में अल्कोहल वेपर में बदलेगा और 100 डिग्री पहुँचते पहुँचते वाटर भी वेपर में बदलेगा। तो नीचे तो हम सबको वेपर, दोनों को वेपर में बदल रहे हैं। अच्छा, ये ग्रेडियंट्स बन चुका है टेम्परेचर का, ये भी आप समझ में कैसे बन रहा है समझा ही दिए हम आपको। तो देखिए जब ऊपर का टेम्परेचर, ऊपर थर्मोमीटर लगा है ना, जब शो करने लगेगा 78 डिग्री सेल्सियस, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, हम इस वेपर को अलाउ करेंगे कंडेंसर के थ्रू पास होने के लिए। कारण क्या है अब ये बताइए। तो अभी जो वेपर निकल रहा होगा 78 डिग्री सेल्सियस पे, वो सिर्फ और सिर्फ एल्कोहल का वेपर होगा, बिकॉज वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर ग्रेडियंट्स के बीच में 80 से 78 के बीच में सारा वाटर जो है कंडेंस हो गया, वापस कहाँ चला गया होगा, नीचे डिस्टिलेशन फ्लास्क में चला गया होगा। सो 78 डिग्री सेल्सियस पर अगर कोई वेपर में रह सकता था तो वो कौन था, एल्कोहल। Now we allow the alcohol to pass through the condenser and we separate the alcohol in separate beaker. हम आपको समझा दिया, देखिए वही बात टोटल चीज़ लिखा हुआ है। When the temperature at the bottom fractionating column reaches 78 degree Celsius, दिखा आपको, which is the boiling point of alcohol, then alcohol vapor passes to the condenser and gets cooled and collected in the beaker at the other end of the condenser. Clear हो गया। तो alcohol water mixture is kept boiling at such a rate that the thermometer shows the boiling point of the alcohol 78 डिग्री सेल्सियस। यानी आप इसके हीट को कंट्रोल करते रहेंगे ताकि ऊपर का जो टेम्परेचर है जो थर्मोमीटर शो कर रहा है वो नियर अबाउट 78 ही रहे, ठीक है। 77, 78, 79 इसके से न ज़्यादा जाए ना ही कम हो, ताकि इस बात को इंश्योर करना रहे कि जो वेपर हम कलेक्ट कर रहे हैं वो किसका है, एल्कोहल का है, ठीक है। अब प्लीज नोट दैट द when thermometer is showing the boiling point of alcohol 78 degree Celsius, no water distill over. This is due to the fact that temperature at the top of fractionating column is 78 degrees Celsius, much less than the boiling point of water, which is 100 degrees Celsius. So all the water vapor condense before reaching top of the fractionating column. अब बात समझ में आ गया।
हैविंग कलेक्टेड द अल्कोहल फ्रैक्शन, जब सारा अल्कोहल कलेक्ट हो गया तब फ्लास्क को फिर और स्ट्रांगली हीट करेंगे ताकि जो ऊपर का टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस शो करे, और जब वो 100 डिग्री सेल्सियस शो करेगा तो वैसी स्थिति में हम जो कलेक्ट करेंगे लिक्विड को, अब वो क्या होगा, वो वाटर होगा। ठीक है, जहाँ अभी पहले अल्कोहल कलेक्ट हो रहा था अब क्या कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद वाटर कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो समझ में आ गया। तो दोनों हमारा डिपार्टमेंट इस तरह से अलग हो गया। अल्कोहल एंड वाटर को हम आसानी से अलग कर लिए, आप डायग्राम बना लेंगे और इस मैकेनिज्म को लिख भी लेंगे। ठीक है, अब कहा इट इज़ क्लियर फ्रॉम द एवर डिस्कशन दैट बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन a mixture of two miscible liquids can be separated completely. Fractional distillation separates the various liquids according to their boiling points. The more volatile liquids distills over the first and the less volatile liquids distill over later. तो आपने देखा जो मोर वोलाटाइल है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो सबसे पहले डिस्टिलेशन में आएगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो बाद में डिस्टिलेशन में आएगा, मतलब बाद में डिस्टिल किया जाएगा। तो एसीटोन और वाटर भी मिसिबल है, इसमें एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56 है और वाटर का 100 है। तो जब हम डिस्टिलेशन करेंगे तो पहले एसीटोन कलेक्ट होगा, उसके बाद वाटर कलेक्ट होगा। ओके, एप्लीकेशन है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, इट इज़ यूज टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड्स। आपने अभी उसका एक्सपेरिमेंट देख ही लिया। इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, टू सेपरेट क्रूड ऑयल। पेट्रोलियम में भी आपको बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट पाए जाते हैं, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, इनको भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही हम लोग क्या करते हैं, अलग करते हैं, बिकॉज दे टू डिफर इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज टू सेपरेट गैसेज ऑफ द एयर। तो आपके बुक में एक्सप्लेन है गैसेज ऑफ द एयर को कैसे हम अलग करेंगे अभी। ठीक है, वी आर गोइंग टू सेपरेट द गैसेज ऑफ द एयर। देखिए, तो सबसे पहले देखिए, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज लाइक नाइट्रोजन, oxygen, argon, carbon dioxide, helium, neon, krypton and xenon. The major component of air is nitrogen, the second major component of air is oxygen and the third major component is argon. Okay, all the remaining gases of air constitute only 0.05% of air. Nitrogen is used for making fertilizer, oxygen is used for making steel in factories and hospitals. आर्गन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, आर्गन इज फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स। ऑल दीज गैसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एयर ऑन ए लार्ज स्केल। दिस इज बिकॉज एयर इज चीपेस्ट सोर्स ऑफ दीज गैसेज। द वेरियस गैसेज ऑन एयर आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। ठीक है, दिस सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डिफरेंट गैसेज ऑफ एयर हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। The boiling point of three major gases air, nitrogen, oxygen and argon are given below. नीचे दिख रहा है आपको। नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट -196 डिग्री सेल्सियस, आर्गन का क्या है -186 डिग्री सेल्सियस, और ऑक्सीजन का है -183 डिग्री सेल्सियस। इसमें आपका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका हो गया, ऑक्सीजन का, और लोएस्ट हो गया नाइट्रोजन का। कन्फ्यूज नहीं हो रहा है, नेगेटिव में कौन छोटा होता है, जिसका लार्जर वैल्यू में आप जैसे लिखिएगा वो नेगेटिव में छोटा होते चला जाता है। इतना तो पता होना चाहिए आप लोग को। ठीक है, ओके, तो कैसे काम करते हैं हम लोग ये देखते हैं। आप स्टेप्स को पढ़िए, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, द एयर इज फर्स्ट फिल्टर्ड टू रिमूव डस्ट ठीक है, देन वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तीन चीज़ को हम लोग हटाते हैं, डस्ट को, वाटर वेपर को एंड कार्बन डाइऑक्साइड को। इसके रीज़न भी दिए गए हैं। अगर वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं रिमूव करेंगे तो वो जब ठंडा किया जाएगा तो वो सॉलिड हो जाएंगे, और जब सॉलिड हो जाएंगे तो पाइप को ब्लॉक कर देंगे। इसलिए वाटर वेपर और CO2 को निकालना कंपलसरी है। डस्ट अगर आप नहीं हटाएंगे तो पाइप में वो भी क्या हुआ, डिपॉजिट्स होते होते पाइप को ब्लॉक करेगा। चलिए, ये तो रहा पहला पॉइंट। अब इसे देखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या करते हैं। एयर इज कॉम्प्रेस टू ए हाई प्रेशर। एयर को बहुत ज़्यादा प्रेशर तक कंप्रेस किया गया, देन कूल्ड, उसको फिर ठंडा किया गया। इस कूल्ड एयर को फिर एक्सपेंड होने के लिए दिया जाता है इन ए चैम्बर थ्रू ए जेट। दिस एक्सपेंशन कूल्स द एयर इवन मोर, और इस एक्सपेंशन की वजह से एयर और भी ज़्यादा ठंडा होता है।
ठीक है। अब हम आपको एक मैकेनिज्म फिजिक्स का बताते हैं कि जब आप एक्सपैंड होने देंगे ना किसी गैस को, तो एक्सपेंशन के केस में गैस का टेम्परेचर क्या होता है, घटता है, मतलब वो और ठंडा होता है। ठीक है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल, घर में अगर एलपीजी कभी आप लोग सिलेंडर में बढ़ाने जाएंगे तो जब लीक होगा ना तो आप देखिएगा उसका नोजल पूरा ठंडा हो जाता है। ठीक है। तो यह ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर एयर को कंप्रेस कर रहे हैं तो जब आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वहाँ टेम्परेचर बढ़ता है, और जब प्रेशर घटाएंगे तो टेम्परेचर, यानी प्रेशर जब आप रिलीज कीजिएगा लो प्रेशर में हुआ, यानी एक्सपैंड जब कीजिएगा गैसेस को तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। और जब गैस को आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उस समय उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है। ये प्रोसेस याद रखिएगा। यानी आप समझ गए बात को कि गैस को सिंपली आप ठंडा करके तुरंत कूल करके आप ऐसा नहीं कर सकते कि लिक्विफाई कर सकते हैं। हम ठंडा कंप्रेस करके ठंडा करते हैं, फिर उसको एक चैम्बर से पास करते हैं जिसमें वो एक्सपैंड होता है, जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली और ठंडा हो जाता है। तो यह प्रोसेस हम कंटिन्यू करते हैं 2-3 स्टेप में, ताकि क्या हो जाए कि पूरा एयर जो हमने लिया वो इतना चिल्ड हो जाए, इतना ठंडा हो जाए कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। सोचिए माइनस में टेम्परेचर ले जाना है तो थोड़ा इट्स डिफ़िकल्ट टास्क लिटिल बिट। ठीक है। तो हमने एयर को फले लिक्विफाई कर लिया। ठीक है। मैकेनिज़्म आपको समझा दिया, आपको कैसे करते हैं। तो एक भाषा में आप सिंपली लिख सकते हैं कि अगर सब कुछ भूल भी गया तो कम से कम इतना ज़रूर लिख लीजिएगा कि एयर को फिल्टर करने के बाद वी लिक्विफाई द एयर बाय द प्रोसेस ऑफ बाय कूलिंग इट एंड बाय कंप्रेसिंग इट। इतना अगर आप भी लिखते हैं तो नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये चीज़ समझिए कि सिर्फ कूल नहीं करने से काम नहीं होगा, हमें क्या करना होगा, प्रेशर करके ठंडा भी करना होगा और उसको एक्सपेंशन करने के लिए अलाउ भी करना होगा, तब ये जाके लिक्विफाइड होगा। ये पूरा मैकेनिज्म क्यों किया गया, इसको लिक्विड फॉर्म में चेंज करने के लिए। ओके चलिए, वंस लिक्विड एयर यू हैव गॉट, ये लिक्विड एयर आपको मिल गया, 2 और 3 यही बात बोला गया। अल्टीमेटली एयर गेट्स सो कूल दैट टर्न इनटू ए लिक्विड, इन दिस वे लिक्विड एयर इज ऑब्टेन्ड। ओके 3 नंबर देखिए पूरा पढ़ेंगे तो यही बात लिखा हुआ है। द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन, कूलिंग एंड रैपिड एक्सपेंशन ऑफ एयर इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, मेकिंग द एयर मोर एंड मोर कूल। अल्टीमेटली द एयर गेट्स सो कूल दैट इट टर्न्स इनटू ए लिक्विड। क्लियर हो गया। तो अगर आप पॉइंट 2 को रिमूव को भी कर दें अपने नोट्स में तो 3 अगर लिख देंगे, 1 के बाद सीधे 3 लिख देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है। अब जब लिक्विड एयर मिल गया, हम उसको क्या करते हैं, एक टॉल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में डालते हैं। ठीक है। फ्रॉम नियर इस बॉटम एंड वार्म अप स्लोली, और इसके बॉटम से इसको धीरे धीरे वार्म करना शुरू करते हैं। मतलब तो क्या होगा, मान के चलिए उसका टेम्परेचर ठंडा करके हम लोग -200 तक ले गए थे। तो जब गर्म करेंगे तो सबसे पहले मैडम टेम्परेचर जैसे ही पहुँचेगा वो -196 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, लिक्विड नाइट्रोजन पहले बॉयल होगा और नाइट्रोजन गैस बनेगा और कलेक्ट हो जाएगा टॉप पे। सेकेंड में आपका जब पूरा कलेक्शन हो गया 196 पे, तो उसके बाद धीरे धीरे अब तब हम हीट करेंगे तो वहाँ टेम्परेचर जैसे ही -186 तक पहुँचेगा तो अब इस समय कौन बॉयल करना शुरू करेगा, आर्गन क्या होगा वहाँ पे गैसेस स्टेट में आना शुरू करेगा और वह मिडिल पार्ट ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में कलेक्ट हो जाएगा। और सबसे नीचे जो है कौन है, लिक्विड ऑक्सीजन, वो क्या होगा, वो सबसे लास्ट में बॉयल करेगा, इसलिए वो सबसे कहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, बॉटम ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में कलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको तीनों डिपार्टमेंट मिल गया। ओके, ये आपका फ्लो चार्ट डायग्राम है, इसको आप बना लीजिएगा अपने कॉपी में। एयर को क्या किए, कंप्रेसिंग, कूलिंग एंड रैपिड एक्सपेंशन से लिक्विड में बदले, उसको वार्म अप किए, जो पहले बॉयल हुआ नाइट्रोजन मिला, उसके बाद सेकंड में जो बॉयल हुआ आर्गन मिला, और जो थर्ड में बॉयल करके मिला ऑक्सीजन मिला। मतलब नीचे में ऑक्सीजन मिलेगा, मिडिल में आर्गन और टॉप पे नाइट्रोजन। सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है, कल की क्लास में। ये आपको जो बुक में लास्ट में पढ़ना है वो आप देख लीजिए। इसमें क्या है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर यूजिंग मोर देन वन मेथड। हमारे पास कभी कभी ऐसे मिक्सचर होते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा मेथड आपको अप्लाई करना पड़ता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है आपके पास आयरन फिलिंग्स, अमोनियम क्लोराइड और सैंड है, इसका मिक्सचर है। तो यहाँ सबसे पहले हम आयरन फिलिंग्स को अलग करेंगे, किसका यूज करके, मैग्नेट का यूज करके। देखिए फर्स्ट स्टेप में दिया हुआ है। फिर उसके बाद अमोनियम क्लोराइड जो है सब्लिमेशन है, जबकि सैंड नहीं है।
तो हम यहाँ पे दूसरे जो सेपरेट करने के लिए किस मेथड यूज करेंगे, कौन से मेथड को, सब्लिमेशन को। उसको हीट करेंगे मिक्सचर को, किसके मिक्सचर को, अमोनियम क्लोराइड और सैंड को। तो अमोनियम क्लोराइड वेपर में बदल जाएगा, सैंड बच जाएगा आपका, ठीक है। दूसरे प्रश्न में देखिए हमारे पास कॉमन सॉल्ट है एंड चॉक पाउडर है ना, सेपरेटिंग कॉमन सॉल्ट फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड चॉक पाउडर। तो दिस मिक्सचर कंटेन टू कंस्टिट्यूएंट्स, कॉमन सॉल्ट एंड चॉक पाउडर। नाउ कॉमन सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर, जबकि चॉक वाटर नहीं होता। तो पानी में घुला दीजिए, फिल्टर कर लीजिए। अब हमको सॉल्ट भी चाहिए, तो पानी से सॉल्ट कैसे अलग होगा, तो इवापोरेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए आप समझ में आ गया ना, फिल्ट्रेशन और इवापोरेशन दो मेथड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ। तो ये सारी बातें आप समझ गए होंगे अब कि क्या कहना चाह रहा है सब कुछ, ठीक है। चैप्टर ओवर होता है आज। बी हैप्पी, गो थ्रू द चैप्टर प्रॉपरली एंड we will ask some questions in the evening session. Get ready for that.